बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 9 के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जितने भी एनिमल आते हैं वो सारे के सारे कंस्पिशियस होते हैं, यानी कि उनको हम अपनी आंखों से जो है वो देख सकते हैं। तो कभी कभी वो पीएमसी की टेस्ट में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वो कौन सा जो है वो किंगडम है या वो कौन से किंगडम के एनिमल हैं जिनके जो एनिमल हैं वो मोस्ट कंस्पिशियस होते हैं। तो फिर हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि वो किंगडम एनिमलिया के मेंबर यानी एनिमल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को ये एक एनिमल ट्री नज़र आ रहा होगा और इस पे जो है आप लोगों को मुख्तलिफ किस्मों के एनिमल वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे। इन एनिमल्स को हमने अलग अलग फाइलम के अंदर जो है वो रखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। टोटल हमारे पास इस चैप्टर के अंदर 33 फाइलम होंगे, लेकिन उनमें से हमारी बुक के अंदर कोई 10-11 फाइलम ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया गया है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, देन फिर हम मूव करेंगे बारी बारी एक एक फाइलम को हम स्टडी करते जाएंगे और जहाँ तक फिर हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और उतने लेक्चर हम बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये कहता है कि इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूं। 2016 में जो एंट्री टेस्ट हुई थी तो उसमें एक सवाल आया था कि वो जो नीचे उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम दिए थे। ये जो 5 किंगडम हमने बनाए हैं, उन्होंने कहा था कि नीचे दिए गए किंगडम में से वो कौन सा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिज्म कंस्पिशियस हैं। कंस्पिशियस से क्या मुराद होता है? कंस्पिशियस से मुराद होता है कि जिसके ऑर्गेनिजम्स विजिबल हों, जिनको आप देख सकते हों, जो ऑर्गेनिजम्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनको कंस्पिशियस कहा जाता है। और आपने उनका जवाब फिर क्या लगाया था? आपने उनका जवाब दिया था कि किंगडम एनिमलिया वो किंगडम है जिसके ऑर्गेनिज्म, जिसके एनिमल मोस्ट क्या होते हैं, कंस्पिशियस होते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द मेंबर ऑफ दिस किंगडम, इस किंगडम के जो मेंबर हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, कंस्पिशियस होते हैं। इस किंगडम के अंदर हमारे पास तकरीबन कोई 1.3 मिलियन स्पीशीज आ जाती हैं और इन 1.3 मिलियन स्पीशीज में से भी जो 75% हमारे पास जो स्पीशीज हैं वो हमारे पास वेल नोन है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट अबाउट टोटल 75% ऑफ द नोन स्पीशीज। हमारे पास 75% जो है वो क्या है, नोन स्पीशीज है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास इस किंगडम के अंदर आपको डाइवर्स ग्रुप के क्या मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, जिनके फॉर्म के अंदर, शेप के अंदर, साइज के अंदर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी के अंदर आपको बाकायदे क्या मिलती है, वेरिएशन। अल्दो इसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म की क्या मिलती हैं, स्पीशीज भी मिलती हैं। अच्छा, अब ये जो डाइवर्स ग्रुप है एनिमल का, अब ये जाहिर सी बात है किसी ना किसी सिंपल से ही निकला होगा। अब ऐसे तो नहीं है कि दुनिया के अंदर बस डायरेक्ट ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आ गया जो कि मल्टी सेलुलर था, ऐसा हरगिज नहीं होता। पहले हमारे पास सिंपल यूनिसेलुलर था, फिर इस आहिस्ता आहिस्ता इससे हम किसकी तरफ बढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़े हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास ये जो सिंपल यूनिसेलुलर था ना, ये हमारे पास प्रोटिस्ट था। ये हमारे पास क्या था, प्रोटिस्ट। अब आप लोगों को पता है कि प्रोटिस्ट किसे कहा जाता है? प्रोटिस्ट उस एनिमल को कहा जाता है जिसकी बॉडी के अंदर सेल तो एक हो लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस हो। मीन्स कि वो यू कार्योट होता है, एक सेल होता है लेकिन वो यू कार्योट होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटिस्ट कहा जाता है, जिसमें आपके पैरामिशम, एमीबा, युग्लिना वगैरह ये सारे के सारे आ जाते हैं। और ये जो प्रोटिस्ट है ये रिसेंबल करता है किसके साथ, वोल्वॉक्स के साथ। और आपको पता है कि वोल्वॉक्स क्या है, वोल्वॉक्स एक किस्म की अलजी है और वो अलजी है जो कि मोस्टली कॉलोनी में रहना क्या करती है, पसंद करती है। तो आपकी किताब लिखती है कि ये हमारे पास जितने भी डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं ये सारे के सारे कहाँ से निकले हैं, वोल्वॉक्स की तरह एक प्रोटिस्ट था, एक प्रोटोक्टिस्टा था, उससे ये सारे के सारे एनिमल क्या हैं, इवोल्व हुए हैं या अराइज हुए हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, it is thought that the diverse group of these animals arise from volvox like protist या protoctista। प्रोटिस्ट थे या प्रोटोक्टिस्टा थे वोल्वॉक्स की तरह, वहां से हमारे पास ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। ये बात भी आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। अच्छा, मैंने कहा कि ये जो वोल्वॉक्स की तरह रहने वाले जो प्रोटिस्ट थे ये कॉलोनी में रहा करते थे। देखो इनकी इस तरह से एक बहुत बड़ी क्या हुआ करती थी, कॉलोनी। अब ये जो वोल्वॉक्स है ये भी कोई 50-60 हजार की कॉलोनी अपने साथ रखता है। इस तरह से बहुत सारे सेल, लेकिन आपने याद रखना है ये यूनिसेलुलर सेल हुआ करते थे, ये आपस में मिलके कभी मल्टी सेलुलर नहीं बने, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हुआ करते थे। अच्छा, इस कॉलोनी का एक असूल था। इस कॉलोनी का असूल क्या था कि ये जो एक सेल है ये इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, ये वाला सेल इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि हर सेल अपना खाना खाएगा, अपना खाना बनाएगा, जो भी इसको करना होगा वो खुद से करेगा, यानी कि किसी दूसरे सेल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, हर सेल इंडिपेंडेंट होगा। और इस चीज के लिए आपकी किताब में जो लफ्ज लिखा हुआ है वो लफ्ज है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का, लेबर से क्या मुराद होता है
कि हर सेल अपना काम करेगा, नो गेनिंग नो शेयरिंग, अल दो ये सारे के सारे किस में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से बढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर की तरफ और कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि ये जो कॉलोनी वाले जो ये सेल हुआ करते थे, जिनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ करती थी, इनमें से कुछ सेल ऐसे थे जो कि अपने आप को मॉडिफाइड करने लगे, जो कि अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज लाने लगे। तो इनमें से 3 किस्मों का चेंज इन सेलों के अंदर आया। एक वो सेल जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड कर दिया मूवमेंट के लिए। अब आपको पता है हमारी बॉडी में मूवमेंट कौन करवाता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट मसल्स करवाते हैं। तो ये जो सेल थे इन्होंने आगे जाके मसल्स बना लिए, चलो भाई सही है। अच्छा कुछ सेल ऐसे थे जिन्होंने कौन सा काम करना शुरू कर दिया, न्यूट्रिशन का काम करना शुरू कर दिया। अब न्यूट्रिशन जिस सिस्टम के अंदर होती है उसको आप क्या कहते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हो। इनमें से कुछ सेल ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया गैमेट्स के अंदर, जिन्होंने अपने आप को स्पेशल बना दिया गैमेट्स के लिए। मैं बताता हूँ कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इन्होंने क्या बना लिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लिया। अब इस तरह से हमारे पास टोटल कितने सिस्टम हो गए, 3 सिस्टम हो गए, एक मस्कुलर सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये तीनों सिस्टम आपस में मिलके किस में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में। और जब भी कोई 3 या 4 सिस्टम आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो वो सिंपल नहीं कहलाते बेटा, वो क्या कहलाते हैं, वो मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो देखो पहले हमारे पास क्या था, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स था। अब हम सिंपल से किसकी तरफ बढ़ गए, कॉम्प्लेक्स की तरफ, सिंपल से किससे, मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ गए। तो इस तरह से ये मल्टी सेलुलर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे। मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ जरूर आया होगा। तो ये क्या कहता है कि ये जो प्रोटोस्ट्स थे इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर थी। फिर इनमें से कुछ सेल ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज बनाया, कुछ ने मूवमेंट के लिए, कुछ ने न्यूट्रिशन के लिए और कुछ ने गैमेट्स के लिए। न्यूट्रिशन वाले सेलों ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, मूवमेंट वाले सेलों ने मस्कुलर सिस्टम बनाया, गैमेट वाले सेलों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया। फिर ये तीनों सिस्टम आपस में मिल गए और इस तरह से सिंपल यूनिसेल्युलर से हमारे पास क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर आ गए। सही है बच्चा, ओके। थोड़ा सा गैमेट्स को पढ़ देते हैं, आपको पढ़ा देते हैं कि भाई ये जो हमारे पास गैमेट्स हैं, दीज आर दी बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो मेल एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उन्हें गैमेट्स कहा जाता है। और मेल के जो गैमेट्स होते हैं उन्हें स्पर्म कहा जाता है और जो फीमेल के गैमेट होते हैं उन्हें ओवम कहा जाता है। और जब ये स्पर्म एंड ओवम दोनों आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है। ये जायगोट फिर डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, फिर एम्ब्रियो से बेबी बनता है, फिर बेबी से एडल्ट बनता है और इस तरह से ये कहानी जो है हमेशा के लिए चलती जाती है, चलती जाती है। अच्छा आपने एक और चीज याद रखनी है कि ये जो गैमेट्स होते हैं ना ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो ये देखो लिखा हुआ होगा, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नंबर। अब इसका कंसेप्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं कि इसका कंसेप्ट क्या है। देखो बेटा, हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग की स्पीशी है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो होता है 46। सही है। अब अगर ये नंबर हो जाए 47 या ये नंबर हो जाए 45 तो आपने याद रखना है कि ना तो ये हमारी स्पीशी से ये बिलोंग करेगा ना हमारी स्पीशी से ये बिलोंग करेगा। हमारी स्पीशी से बिलोंग करेगा उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होना चाहिए, 46, ना तो कम ना तो ज्यादा। अब हमने जो नया ऑफस्प्रिंग बनाना है उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, 46 होने चाहिए, वरना तो ये हमारी स्पीशी नहीं कहलाएगा। तो होता ये है कि फॉर सपोज करो कि हमारे पास मेल है और ये हमारे पास फीमेल है। अब जब मेल से 46 क्रोमोसोम्स आएंगे और जब फीमेल से भी 46 क्रोमोसोम्स आएंगे तो ये नए ऑफस्प्रिंग के अंदर कितने बन जाएंगे, 92 बन जाएंगे ना। तो ये हमारी स्पीशी का होगा, ये हमारी स्पीशी का नहीं होगा। तो हमने कुछ ऐसा करना है कि ये आधे हो जाएं और ये भी आधे हो जाएं ताकि 23 क्रोमोसोम्स जब यहाँ से आएं और जब 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आएं तो ये दोनों आपस में मिलके कितने बना लें, 46। और इस तरह से ह्यूमन बीइंग की स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए। तो हम इनके अंदर एक अदद सेल डिवीजन करवाते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मियोसिस है। ये इंटर के चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जस्ट इतना बता रहा हूँ कि मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। भाई क्रोमोसोम्स का नंबर हम हाफ क्यों करते हैं, ताकि जो नया ऑफस्प्रिंग बने उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए और स्पीशी चेंज ना हो। क्योंकि अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो स्पीशी भी बेटा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यानी कि गैमेट्स वो सेल होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होता है, हाफ होता है। तो ऐसे सेल जिनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो उन्हें क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड। और हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ गैमेट ऐसे सेल हैं जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड। बाकी जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड मतलब वो सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो, कंप्लीट।
हमारी बॉडी का हर सेल डिप्लॉयड है सिर्फ एक सेल को छोड़ के, जो कि गैमेट्स है। सही है बच्चा? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हैप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और डिप्लॉयड का मतलब होता है मीन्स कंप्लीट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। अच्छा, थोड़ा सा क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं। भाई देखो, ये हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे पड़े हुए, इस तरह से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल मिक्स हुए, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स कहा जाता है। बस खत्म, इतनी इसकी डेफिनेशन है। फिर जब हम इस क्रोमोसोम्स को खोलते हैं तो इसके अंदर हमें एक स्पेशल मॉलिक्यूल मिलता है जिसका नाम क्या है, डीएनए, जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। फिर जब हम डीएनए को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो तो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर छुपी हुई है, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम किसका नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं। तो यानी क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जब इनको खोलते हैं तो स्पेशल मॉलिक्यूल निकलता है जिसका नाम डीएनए, जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को दे दिया। सही है बच्चा? ओके। और मैंने आपको बता दिया कि फिर हुआ क्या कि ये जो आपने सिस्टम बनाए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो आपने स्पेशल सेल बनाए ग्रुपों के, ये इवोल्व होके लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इन्होंने बना लिया। और उस ऑर्गेनिजम्स को आज की दुनिया में आप किस नाम से जानते हो? आज की दुनिया में आप इसको एनिमल के नाम से जानते हो। सही है बच्चा? अब ये बात आपने क्या रखनी है, अपने जहन में रखनी है। अब हमने देखना है कि ये एनिमल आखिरकार कौन सा था, इसका नाम क्या था, हम इसको किस नाम से पहचाने। तो आओ ये भी हम थोड़ी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि वो जो मैंने आपको प्रोटिस्ट बताया ना, अब इस प्रोटिस्ट के अंदर एक बार एवोल्यूशन नहीं हुई, इसके अंदर दो बार एवोल्यूशन नहीं हुई, इसके अंदर 3 बार एवोल्यूशन हुई। सही है बच्चा? ये हम कहते हैं ना कि ये जो आज के मल्टी सेलुलर बने हैं ये इस प्रोटिस्ट से बने हैं। तो ये एक बार एवोल्यूशन करके नहीं बने, 2 बार एवोल्यूशन करके नहीं बने, 3 बार इन्होंने एवोल्यूशन की है और फिर जाके क्या बने, मल्टी सेलुलर बने हैं। तो आपकी बुक कहती है कि इन्होंने जब पहली बार एवोल्यूशन की थी तो सबसे पहले जो इन्होंने बनाए थे ऑर्गेनिजम्स वो हमारे पास स्पंज थे। ये स्पंज पानी में रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म से, मैं आपको फाइलम पोरीफेरा में डिटेल में बता दूंगा, जो कि हमारा पहला फाइलम है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट ये याद रखना है कि प्रोटिस्ट के अंदर जब पहली बार एवोल्यूशन हुई थी तो क्या आए थे, स्पंज आए थे। ये तो हो गई पहली बार की एवोल्यूशन। अच्छा, जब इसके अंदर दूसरी बार एवोल्यूशन हुई तो वहां से निकले थे हाइड्रा। ये पानी में रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म से जो कि फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है, हम इसकी डिटेल जरूर पढ़ेंगे। ये हो गई सेकंड टाइम की एवोल्यूशन। अच्छा, जब इसके अंदर थर्ड टाइम एवोल्यूशन हुई तो थर्ड टाइम एवोल्यूशन में क्या निकले थे, प्लेनेरिया निकले थे, और ये बिलोंग करते हैं किससे, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से। सही है बच्चा? और ये भी हमारे पास एक किस्म का ऑर्गेनिज्म से, इसके हम करेक्टर वरेक्टर सारे जब फाइलम आएगा तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यानी आप क्या देख रहे हो कि प्रोटिस्ट जो था उसके अंदर 3 बार एवोल्यूशन हुई है। जब पहली बार हुई तो स्पंज बने, दूसरी बार हाइड्रा बने, और तीसरी बार क्या बने, प्लेनेरिया बने। बच्चे समझते हैं कि पहली बार जब एवोल्यूशन हुई तो स्पंज बने, फिर स्पंज के अंदर एवोल्यूशन हुई तो हाइड्रा बने, और हाइड्रा के अंदर जब एवोल्यूशन हुई तो प्लेटिया। ऐसा हरगिज नहीं है बेटा। जब इसके अंदर पहली बार एवोल्यूशन हुई तो स्पंज बने, अब स्पंज को भूल जाओ। फिर दोबारा भी इसी के अंदर एवोल्यूशन हुई और यहाँ से क्या बने, हाइड्रा, अब इसको भूल जाओ। फिर दोबारा भी तीसरी बार इस प्रोटिस्ट के अंदर एवोल्यूशन हुई, फिर क्या बने, प्लेटीहेल्मिन्थ्स बने। अब इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने, आपकी बुक कहती है कि शायद वो सारे के सारे कहाँ से इवोल्व हुए हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ से। लेकिन आपकी बुक यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल करती है, दैट इज दी प्रोबेबली, मीन्स के शायद जो बाकी जितने भी फाइलम हैं जिसमें हम आ जाते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे कहाँ से निकले हैं, फ्लैटवर्म से। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ का दूसरा नाम फ्लैटवर्म है। तो परेशान होने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी डिस्कशन को यहाँ पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनिमल की क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपने फाइलम को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। सही है बच्चा? इस चैप्टर के अंदर टोटल आपके पास 33 फाइला हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 9 फाइला आपकी बुक के अंदर क्या किए गए हैं, डिस्कस। तो हम भी इन 9 के ऊपर ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा और ये दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।